1930 के दशक के अमेरिका में गहराते आर्थिक संकट ने सामाजिक दरारों को और भी स्पष्ट कर दिया था। दक्षिण की जमीन सूख रही थी, नैतिक नियम बदल रहे थे और लोग वर्ग, जाति और लिंग के आधार पर बंट चुके थे। इसी माहौल में एक छोटे से कस्बे की आम जिंदगी असल में इंसानियत की कैसी बड़ी परीक्षा का केंद्र बन गई थी। बंटा हुआ महसूस करना सिर्फ सामाजिक नहीं था, बल्कि ज़मीर और पक्षपात, सच और डर, न्याय और बदले के बीच भी एक दरार थी। इसी दरार के ठीक बीच में एक कानून के आदमी खड़े थे, एटिकस फिंच। यह कहानी उनके हाथों आकार पाए नैतिक जागरण की थी, मगर सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं थी। एटिकस फिंच सिर्फ एक वकील ही नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह डटे रहे। वे कानून की ठंडक में ज़मीर की गर्मजोशी के साथ पेश आए। जब उन्होंने उस आदमी का बचाव करने का फैसला किया जिसे समाज ने बाहर कर दिया था, एक अश्वेत आदमी, तो यह सिर्फ एक मुकदमा नहीं था, बल्कि पूरे दौर का ज़मीर ही कटघरे में था। मामला मामूली लग रहा था। टॉम रॉबिन्सन नामक एक अश्वेत व्यक्ति पर एक युवा श्वेत महिला के बलात्कार का आरोप लगा था, मगर इसके पीछे की सच्चाई और छिपाए जा रहे पक्षपात बता रहे थे कि कस्बा कितना अंधा और गूंगा था। अब एटिकस की जिम्मेदारी सिर्फ अपने मुवक्किल की रक्षा करना नहीं, बल्कि समाज को आईना दिखाना भी था। इस कहानी की खासियत यह थी कि घटनाएं एक बच्चे की आंखों से सुनाई जाती थीं। यह शैली उपन्यास की बुनियाद बनाने वाली भावनात्मक गहराई और मासूमियत निकाल लाती थी। बच्चों ने सीखा कि बड़े होना सिर्फ उम्र से नहीं होता, बल्कि सच्चाई से टकराने से भी होता है। बच्चों की नजर में अश्वेत लोग सिर्फ इंसान थे, गरीब लोग मेहनती थे और अजीब लोग केवल अलग थे। मगर जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, उन्हें एहसास हुआ कि समाज में उनका यह नजरिया कितना अकेला और मासूम है। यही शैली जो असली न्याय को बच्चों का अधिकार बना देती थी, उपन्यास को सार्वभौमिक अपील देने वाला मजबूत आधार थी। अदालत ऐसी अखाड़ा बन गई थी जहां न्याय नहीं, पूर्वाग्रह राज कर रहे थे। सारे सबूत टॉम रॉबिन्सन की बेगुनाही की गवाही दे रहे थे, मगर ज्यूरी ने सिर्फ उसकी त्वचा का रंग देखा। सच को खुल्लम खुल्ला तोड़ मरोड़ दिया गया और झूठ को तालियों के साथ बढ़ावा मिला। आखिरकार वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। टॉम को दोषी करार दे दिया गया, लेकिन उस दिन सिर्फ टॉम रॉबिन्सन का नहीं, ज़मीर का भी फैसला हुआ। वह निर्णय सिर्फ एक आदमी को नहीं, बल्कि न्याय में आस्था, इंसानियत पर भरोसा और आने वाली नस्लों को भी चोट पहुंचा गया। कहानी का एक दूसरा पहलू एक अलग तरह के बहिष्कृत के इर्द गिर्द था, बू रैडली। उसने कभी कोई अपराध नहीं किया था, फिर भी सिर्फ समाज की अपेक्षाओं के अनुसार न चलने की वजह से उसे खतरनाक माना जाता था। वर्षों से अपने घर से बाहर न निकले बू बच्चों की कल्पना में डर की मिसाल बन गए। मगर समय के साथ सच सामने आया कि खतरनाक भूत असल में सबसे चुपचाप रक्षक था। बू एक ऐसी अच्छाई की निशानी थे जो छुपी थी लेकिन गहरी थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे मॉकिंगबर्ड्स, वे जीव जो खूबसूरती लाते हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और जिन्हें कभी मारना नहीं चाहिए। वह वाक्य जिसने उपन्यास को नाम दिया, मॉकिंगबर्ड को मारना गुनाह है। मॉकिंगबर्ड सिर्फ खूबसूरती के लिए गाते थे और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। ये रूपक उपन्यास के हर हिस्से में फैल गया। टॉम रॉबिन्सन एक मॉकिंगबर्ड था, बू रैडली एक मॉकिंगबर्ड थे, और जो लोग उन्हें मारते थे वे सिर्फ गोलियां नहीं, बल्कि नफरत, डर और अज्ञान के ख्याल चलाते थे। उपन्यास अदालत की जीत के साथ खत्म नहीं होता। मकसद टॉम रॉबिन्सन को बरी कराना नहीं, बल्कि समाज बदलना था। यह बदलाव धीरे धीरे पर स्थायी था। एटिकस की सच्चाई और बड़े होते बच्चों के साथ आगे बढ़ती नैतिक विरासत पाठकों के दिल दिमाग पर अमिट छाप छोड़ती है, क्योंकि यह कहानी एक देश के न्याय बोध पर सवाल करती है, साथ ही हर इंसान के अंदर के छोटे न्यायालय को भी जगाती है। हर पंक्ति में गूंज सुनाई देती है, देखो, सोचो, फैसला करने से पहले समझो। टू किल अ मॉकिंगबर्ड सिर्फ अमेरिकी इतिहास के भेदभाव से भरे अतीत पर ही नहीं, एक सार्वभौमिक नैतिक जागृति का भी प्रतीक है। चाहे कोई भी जमाना हो, इंसान को हमेशा पक्षपात, अन्याय और चुप्पी का सामना करना पड़ेगा, और हर बार कोई न कोई चुपचाप याद दिलाएगा, मॉकिंगबर्ड को मारना गुनाह है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, ताकि हम इस गहरी कहानी के मायनों को मिलकर समझ सकें। बातचीत में शामिल हों और बताएं कि न्याय और ज़मीर पर आप क्या सोचते हैं।